जो डर गया समझो मर गया। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का सुपर हिट डायलॉग। लेकिन आज की राजनीति में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज जो डरता है वही सबसे ज्यादा डराने का काम करता है। वो अपने राजनीतिक विरोधी की राजनीति ही खत्म करने पर तुल जाता है। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। नमस्कार। शोले फिल्म का वो साल था 1975 और अब है साल 2025। 1975 में उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर खुद इमरजेंसी यानी आपातकाल का खुलेआम ऐलान किया था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ये ऐसा धब्बा है जिसे उनके पोते राहुल गांधी खुलेआम गलत मान चुके हैं। लेकिन आज सत्ता की सियासत 180 डिग्री पर घूम चुकी है। शायद इसीलिए राहुल गांधी का ही आरोप है कि देश में पिछले 11 साल से अघोषित इमरजेंसी लागू है। मौजूदा सत्ता के पास इसका खुलेआम ऐलान करने की हिम्मत नहीं है। मौजूदा सत्ता ने संविधान को ताक पर रख दिया है। हर संवैधानिक संस्था पर उन्हीं का कब्जा है। राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के इन आरोपों को अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आईने में भी देखें तो ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की ही है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे संक्षेप में हम लोग ईडी कहते हैं, वो ईडी प्रतिशोध की कार्रवाई ना करे। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा। ईडी भला प्रतिशोध क्यों लेगी, किससे लेगी? प्रतिशोध लेने की नीयत और ताकत तो सिर्फ ताकतवर के पास होती है और असल ताकत तो सत्ता के पास है। प्रतिशोध लेने का टारगेट भी सत्ता ही तय करती है जिस पर ईडी अमल करती है, क्योंकि ईडी के आका तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ही हैं। मौजूदा सत्ता के शीर्ष पर पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उनके चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इन दोनों की राजनीति का सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं राहुल गांधी। क्या इसीलिए नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है? ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम शामिल है। 13 साल पुराने इस केस में चार्जशीट सामने आते ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को निशाने पर ले लिया है और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया है। ये समय वाकई कांग्रेस के लिए नहीं, मौजूदा सत्ता के लिए भारी, बल्कि बहुत भारी नजर आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव में 6 महीने भी नहीं बचे हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। ऊपर से रही सही कसर मोदी सत्ता ने वक्फ बोर्ड कानून लाकर पूरी कर ली। कह सकते हैं कि मोदी सत्ता ने वक्फ बोर्ड कानून के जरिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वक्फ बोर्ड के नए कानून से भड़के बिहार के मुस्लिम समाज की गोलबंदी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन की ओर एक मुश्त दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी पर दूसरी चोट उस हिंदू युवा वर्ग ने भी की है जिसे लुभाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने समाज में बंटवारे की मोटी लकीर खींचने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बिहार का हिंदू वर्ग भी वक्फ कानून नहीं, रोजगार और नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर है। तो कुछ मौजूदा मुद्दों पर जरा गौर कीजिए। कांग्रेस की 26 दिन चली पलायन रोको नौकरी दो वाली पदयात्रा में उमड़ी भीड़, संविधान और बाबा साहेब के अपमान से लेकर सामाजिक न्याय की लड़ाई जिसे राहुल गांधी बखूबी और बाकायदा लड़ रहे हैं, और वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज की नाराजगी। ये सारे मुद्दे विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। 11 साल की केंद्र की मोदी सत्ता और बिहार में उनके सहयोगी नीतीश कुमार की 20 साल की सत्ता को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, ये सब दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शायद जरूरत से ज्यादा डरा रहे हैं। चुनावी तंत्र और प्रक्रिया पर कांग्रेस ने आरोप लगाने से आगे बढ़कर अब पूरी प्रक्रिया पर ही पैनी नजर गड़ा दी है। विपक्ष के दूसरे दल भी पूरी तरह चौकन्ना है। ममता बनर्जी का एक ही एपिक नंबर पर कई कई वोटर्स होने का खुलासा, एक ही नाम के कई वोटर्स और दूसरे राज्यों के वोटर्स का नाम पता, ये सब अब किसी से छिपा नहीं है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सफाई देनी पड़ गई थी कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये बात उन्हें कहनी पड़ी।
यानी अब नरेंद्र मोदी के पास राजीव कुमार जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं है। यानी इसका एक मतलब ये भी समझ में आता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार का खेवनहार शायद चुनाव आयोग ना बन पाए। क्या इसलिए बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा रहा है? लेकिन जब ईडी की चार्जशीट सामने आई तो सीन उल्टा हो गया। कांग्रेस डरने की जगह फुल चार्ज हो गई। कांग्रेस ने इसे प्रतिशोध की कार्रवाई बताया और विरोध जताने पूरे देश में सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी इन दिनों काफी मेहनत कर रहे हैं, संगठन में भारी फेरबदल कर रहे हैं। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ में जा करके राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी दे रहे हैं। ऐसे में मोदी और शाह का परेशान होना भी समझ में आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पलटवार की हड़बड़ी में सत्ता ने खुद ही वो काम कर दिया जो राहुल गांधी कर रहे थे और करना चाह रहे थे। ईडी की इस चार्जशीट ने कांग्रेस को आंदोलन करने का एक और मौका दे दिया। कांग्रेस को घर से निकालकर सड़क पर ले आया मुद्दा। ये तस्वीरें तो कम से कम यही बता रही हैं। देखिए आप। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ईडी की कार्रवाई का बिहार चुनाव से कनेक्शन इसलिए भी निकाला जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी मुद्दों की राजनीति में जब जब पिछड़ते दिखते हैं तब तब वो ऐसे ही कुछ दांव चलते हैं। उनके शुरुआती सालों में ये बात लोगों को बहुत समझ में नहीं आई थी। नरेंद्र मोदी केंद्रीय सत्ता के लिए नए थे। देश का एक बड़ा वर्ग उन्हें एक बड़ी उम्मीद की तरह देख रहा था। तो अपने शुरुआती दिनों में मोदी जी सीधा या उल्टा जो कुछ करते थे, जो कुछ कहते थे, उसे देश के लोग बिना किसी शक व शुबा वही मान लेते थे जो मोदी जी बताते थे। लेकिन काठ की हांडी भला कितनी बार चढ़ेगी? समय बीतने के साथ लोगों के समझ में आने लगा कि सत्ता चलाने का मोदी स्टाइल क्या है। जब खुद पर कोई मुश्किल आती दिखाई दे तो किसी मुद्दे का ऐसा बाउंडर खड़ा कर दिया जाए और देश को उसी में उलझा दिया जाए। जो नेता या जो पार्टी चुनौती देती हुई दिख रही है उसे घेरने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म लगा दिया जाए, यानी कुछ ना कुछ बवाल पैदा कर दिया जाए। याद कीजिए नोटबंदी को। 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे। उससे कुछ ही पहले नवंबर 2016 में मोदी जी नोटबंदी की मेगा स्कीम लेकर आए। क्या दावा किया था मोदी जी ने, याद है ना आपको? नकली करेंसी और कालाबाजारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार का तो नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ तक कि मोदी जी ने आतंकवाद को भी नोटबंदी से जोड़ दिया। कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद होने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। तब तो देश की जनता ने वो सब कुछ मान लिया। तमाम दुख तकलीफ सहकर भी जो कुछ मोदी जी कहते गए सब कुछ मान लिया। लेकिन हुआ क्या? क्या नकली नोटों का धंधा बंद हो गया? क्या कालाबाजारी खत्म हुई? क्या भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी का खात्मा हो गया? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। होता भी कैसे? कोई लॉजिक ही नहीं बनता भाई। अब 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट चला दिए गए, इससे भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता? क्या मजाक किया गया था देश के लोगों के साथ? असल में कुछ नहीं हुआ और 2000 के नोट बंद भी कर दिए गए। माना यही जाता है कि यूपी चुनाव से पहले विपक्षी दलों की आर्थिक रूप से कमर तोड़नी थी। अपनी पार्टी यानी बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को कंगाल बना देने का इरादा था। इसी तरह अब आइए 2024 में। 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया। प्रचार प्रसार में लगने वाले जरूरी खर्च से भी पार्टी को महरूम कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी अपने मुद्दे को लेकर, अपने तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। पूरी कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन जनता के बीच पहुंचा, जिसका नतीजा भी आप सब जानते हैं। 400 का नारा लगाने वाली बीजेपी बहुमत को भी नहीं छू पाई, बल्कि बहुमत से बहुत पीछे सिर्फ 240 सीट पर अटक गई। और मोदी जी को
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें नसीब हुई। तो मौजूदा सत्ता के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ईडी की मंगलवार की कार्रवाई पर कांग्रेस सीधा सवाल उठा रही है। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंककि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफ़ी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ईडी इस मामले में चार्जशीट से पहले नेशनल हेराल्ड और एजेएल से जुड़ी 661 करोड़ की प्रॉपर्टी भी 4 दिन पहले जब्त कर चुकी है। इनमें दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बना हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर बनी एजेएल बिल्डिंग शामिल है। इसके अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में ही कुर्क कर दिया था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, यानी मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्य राजनीतिक विरोधी गांधी परिवार को ही सलाखों के पीछे पहुंचाने का जो रास्ता निकाला है, उसकी जड़ में है बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी का एक केस। स्वामी ने यह केस साल 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया था। स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अब दिवंगत हो चुके नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज और इसके साथ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने की कोशिश की। याचिका में कहा गया कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए इन नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अवैध अधिग्रहण कर लिया। ये अवैध शब्द स्वामी की याचिका में है। हकीकत तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगी। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था, जिसे सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदा गया। 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई। इसके बाद अब ईडी की चार्जशीट का आना जो राजनीतिक सवाल खड़ा करता है, उनका जवाब ईडी को नहीं, बीजेपी को देना है। बीजेपी इसे कांग्रेस का विक्टिम कार्ड बता रही है, लेकिन ये पूरा केस करने वाला शख्स, ईडी की एंट्री और चार्जशीट का वक्त, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आईने में काफी संदिग्ध नजर आता है, सियासी नजर आता है। 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट का रुख सामने आएगा। तब हम फिर इस चार्जशीट और इस पर हो रही सियासत की पड़ताल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम सीधी सच्ची बात कहते हैं बिना लाग लपेट के। हमारा काम है मुद्दों की तह के नीचे दबी सच्चाई को आप तक पहुंचाना, तो आपका भी एक काम है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।